वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज़ पंकज ओझा। आइए शुरू करते हैं आज की वॉरियर्स ड्रिल 33rd। और आज की वॉरियर्स ड्रिल में एज़ यूजुअल हम देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। ये देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, रीड केयरफुली। द टॉक्स आर एम्ड एट फर्दरिंग detente between the two countries. What do you mean by detente? The talks are aimed at furthering detente between the two countries. What do you mean by detente? आपको सिनोनिम बताना है इसका। न्यू इंटरनेशनल क्लाइमेट इसका आंसर होगा। अनफ्रेंडली एंड इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप और मेक रिलेशनशिप बैड। क्या होगा इसका? तो दोस्तों डिटेंट का मतलब यहाँ पर होता है एन इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप, खासकर दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो संबंध हैं उनमें जो सुधार आते हैं उसे डिटेंट बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं इसको। दिस इज डिटेंट, एन इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप between two or more countries which have been unfriendly towards each other in the past. जो कंट्रीज पास में अनफ्रेंडली रही हों उनके बीच में जो रिलेशनशिप की इम्प्रूवमेंट होती है उसे डिटेंट बोलते हैं। अ न्यू इंटरनेशनल क्लाइमेट ऑफ डिटेंट। तो इस तरह ये यूज होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके बहुत सारे लोगों का कि हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं कि सर आपका कंटेंट बिल्कुल एक लेवल का होता है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बस आप जब देख रहे होते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मिडेबल। यू हैव टू आंसर द एंटोनिम ऑफ फॉर्मिडेबल। ओपोनेंट, स्मूथ, हार्मलेस, कॉमरेड। अब देखिए फॉर्मिडेबल कोई चीज़ बहुत ह्यूज हो, बहुत भारी भरकम हो, उस वजह से आपको एक डर की फीलिंग दे तो वो फॉर्मिडेबल होती है। तो यहाँ पे आपको चारों विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो हार्मलेस विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। फॉर्मिडेबल देख लेते हैं। कॉजिंग यू टू हैव फियर और रिस्पेक्ट फॉर समथिंग और समवन बिकॉज दैट थिंग अ पर्सन इज लार्ज, पावरफुल एंड डिफिकल्ट। So if anything is large, powerful and difficult and it may cause fear and respect in your mind, so such kind of things will be called formidable। ध्यान में रखिएगा, formidable obstacle और formidable task ऐसे आप यूज कर सकते हैं। कोई obstacle हो सकती है जो बहुत बड़ी बाधा हो, आप कह सकते हैं दिस इज़ काइंड ऑफ formidable obstacle। और कोई काम जो बहुत इस तरह का हो, बहुत बड़ा काम हो, formidable task। Next question, question number 3, again an important one. No sooner the minister had heard about the accident than he rushed to the spot. आपको इसमें एरर डिटेक्ट करनी है, आपको स्पॉट करना है कि एरर कहाँ पर है, बताइए आप। तो दोस्तों यहाँ पर चूँकि नो सूनर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें इन्वर्जन का रूल लागू होता है। तो यहाँ पे नो सूनर डिड द मिनिस्टर होना चाहिए। इन्वर्जन का रूल यही है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाती है, तो आपको इसको ध्यान देना है, यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा, ना कि यहाँ। ओके आइए इसको देख लेते हैं और डिटेल में। पार्ट में द मिनिस्टर के पूर्व ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य में इन्वर्जन से संबंधित त्रुटि है। क्योंकि जब किसी वाक्य का प्रारंभ नो सूनर, हार्डली, सेल्डम, स्कर्सली, नेवर, रेयरली इत्यादि से होता है तो इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वर्ब को सब्जेक्ट के पूर्व रखा जाता है। ध्यान में रखें। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। नो सूनर हैड द टीचर कम दैन द स्टूडेंट केप्ट साइलेंट। ये इस तरह यूज़ होता है, ये सही है। नो सूनर द टीचर हैड कम, ये गलत हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेल्डम हैड आई सीन हर, बिल्कुल सही है। सेल्डम आई हैड सीन हर रॉन्ग है। ही ट्राइड टू assuage द गिल्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग बाई डूइंग राइट। अब आपको यहाँ पर बताना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ assuage। एग्रेवेट, लेसन, इम्पेयर, इंटेंसिफाई।
तो जब आप किसी चीज़ को असुएज करते हैं, इट मीन्स आप उसको कम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो गिल्ट को असुएज करने की कोशिश की जा रही है, ओके, सही चीज़ें करके। ओके, ही ट्राइड टू असुएज द गिल्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग बाय डूइंग राइट। ओके, तो कम करने के अर्थ में असुएज का यूज होता है। आइए देख लेते हैं इसे। ये है assuage. Assuage is to make unpleasant feeling less strong. The government has tried to assuage the public's fears. सिनोनिम इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिलीव करना, ईज करना, अलिविएट करना, सूद करना, मिटिगेट करना। सो यू कैन यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली। किसी चीज़ को असुएज करना है तो उसकी जगह आप रिलीव का भी यूज कर सकते हैं। ईज, अलिविएट एक बहुत अच्छा वर्ड है, तो इन सिनोनिम्स को आप ज़रूर याद रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनोनिम ऑफ प्रोक्लिविटी एक वंडरफुल वर्ड है। प्रोक्लिविटी का अर्थ होता है प्रोपेंसिटी से, टेंडेंसी से, इंक्लिनेशन से। तो ध्यान में रखिएगा, जो झुकाव होता है खासकर ख़राब चीज़ों के प्रति, उसे प्रोक्लिविटी कहते हैं। इंक्लिनेशन ज़रूरी नहीं कि ख़राब चीज़ों के प्रति झुकाव हो, लेकिन प्रोक्लिविटी ज़्यादातर झुकाव नेगेटिव सेंस में, नकारात्मक चीज़ों के प्रति होता है, तो वो प्रोक्लिविटी के रूप में यूज़ किया जाता है। तो सिनोनिम जो सबसे नज़दीकी वर्ड है यहाँ पे इंक्लिनेशन हो जाएगा। सिनोनिम ध्यान में रखिए इसको। आइए और डिटेल में देख लेते हैं। दिस इज़ प्रोक्लिविटी। और ये ध्यान में रखिएगा, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑल, without vocab and grammar you cannot qualify any examination related to English literature or grammar. So be careful and don't forget what I say. Don't take it for granted. Proclivity is a natural desire, a need that makes you tend to do something, often something bad. जो एक natural desire होती है कुछ गलत करने की, इस sexual criminal proclivities ऐसे यूज होगा। जो टेंडेंसी होती है, सेक्सुअल टेंडेंसीज, क्रिमिनल टेंडेंसीज, ऐसे यूज होगा। द गवर्नमेंट प्रोक्लिविटी फॉर स्पेंडिंग मनी। सिनोनिम्स होंगे टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, एप्टीट्यूड, प्रोपेंसिटी। ये सिनोनिम्स को भी गौर फरमाइएगा। Question number 6. A kind of novel that flourished in Britain in 1860s, exploiting the element of suspense in stories of crime and mystery. This is a kind of novel. It flourished in 1860s in Britain. The element of such kind of novel is suspense, crime, mystery. So when this question is all about आपको रिस्पॉन्ड करना है, सेंसेशनल नॉवल के बारे में है, हॉरर नॉवल के बारे में है, एडवेंचर नॉवल के बारे में है, सिनिकल नॉवल के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसेशनल नॉवल। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। when it comes to sensational novel, you will find the element of mystery, you will find the elements of crime, and it flourished in 1860s in Britain. Let's move on to next question. Swashbuckler. What do you mean by swashbuckler? One who collects stamps, one who goes on foot, one who enjoys and looks for dangerous and exciting experiences, a person who feels pleasure by hurting others. To whom will you say swashbuckler? Question number 7 का जवाब देना है। तो यहाँ पर दोस्तों चारों विकल्पों को ध्यान से देखने के बाद, वन हु एंजॉयज एंड लुक्स फॉर डेंजरस एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ओके, समबडी हु टेक्स एन्जॉयमेंट इन लुकिंग फॉर डेंजरस एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। होता नहीं, कुछ लोगों को एडवेंचर करने की आदत होती है, तो द काइंड ऑफ पीपल हु लुक्स फॉर डेंजरस एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस विल बी कॉल्ड स्वॉशबकलर। ध्यान में रखिएगा। इसको और देख लेते हैं। देखिए स्वॉशबकलर ये है। Swashbuckler, especially of films, movies set in the past and full of action, adventure, fighting with swords, etc. कोई भी चीज़ स्वॉशबकलर है, वो क्या चीज़ कंटेन करेगी? उसमें एडवेंचर होगा, फाइटिंग होगी और एक्शन होगा। A swashbuckler tale of adventure on the high seas. A swashbuckler hero of Hollywood epics.
तो स्वॉस बकलिंग हीरो हो जाता है। ये एडजेक्टिव यूज होगा, स्वॉस बकलिंग होगा। स्वॉस बकलिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति के साथ स्वॉस बकलिंग जुड़ा हुआ है या कोई मूवी के साथ जुड़ा हुआ है, सिंपली मीन इट विल कंटेन एडवेंचर, इट विल कंटेन फाइटिंग, it will contain a lot of action. Let's move on to next question. Who said in Milton there is always an appearance of effort, in Shakespeare scarcely any? Respond immediately. Who quoted this? It is said by Swinburne, William Hazlitt, John Keats, Coleridge. Respond immediately. So the answer will be question number 8, William Hazlitt. Next question. The remark has been, पहले इसको देख लेते हैं, made by William Hazlitt in his lectures on the English poets. Sentences denoting command, request and advice are called. The kind of, कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपको यकीन नहीं होगा, यही क्वेश्चन हमें रिजेक्ट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, क्योंकि हम हाई फाई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेरा हमेशा से ये कहना रहा है कि इजी क्वेश्चंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड फेल्योर। तो इजी क्वेश्चंस को नज़रअंदाज ना करें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, या इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, किस तरह के सेंटेंस की ये विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्लेज by Shakespeare does not use cross dressing as a device? क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस के रूप में किसमें यूज़ नहीं हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ क्रॉस ड्रेसिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऑल टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सो आपको बताना है कि क्रॉस ड्रेसिंग क्या होती है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो एज यू लाइक इट में क्रॉस ड्रेसिंग है, जूलियस सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग है कि नहीं है? नहीं है, जूलियस सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। सिम्बलिन में है क्रॉस ड्रेसिंग, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में भी क्रॉस ड्रेसिंग है। तो आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है कि कहाँ पर क्रॉस ड्रेसिंग है। क्रॉस ड्रेसिंग है भी तो कौन, किस कैरेक्टर ने क्रॉस ड्रेसिंग को प्ले किया है, क्रॉस ड्रेसिंग के रूप में आया है, और किस पर अप्लाई होता है क्रॉस ड्रेसिंग। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। और कमेंट में बताइए कि आप ये भी बताइएगा कमेंट में कि किस प्ले में क्रॉस ड्रेसिंग किस कैरेक्टर पे अप्लाई होता है, आप मुझे ये भी बताइएगा। एंड व्हाट इज़ क्रॉस ड्रेसिंग, ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो आर फिगर्स ऑफ स्पीच एंड प्रेजेंटेड देयर एन एग्जाम्पल ऑफ इट, चूज द ऑप्शन विच डज नॉट करस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड। फिगर ऑफ स्पीच दी हुई है, उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच अपने एग्जाम्पल से मैच नहीं करती, आपको ये बताना है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11। मेट्रोनमी, आई लव रीडिंग शेक्सपियर, बिल्कुल सही है। ऑथर फॉर द बुक यूज़ होता है। आयरनी, द गॉड ऑफ क्रिकेट कुड नॉट स्कोर इवन ए सिंगल रन इन 3 मैचेस, बिल्कुल सही है। सटायर, मैन डाइड ऑफ हार्ट अटैक व्हेन ही सॉ हिज हॉस्पिटल बिल, बिल्कुल ये भी सही है। एंटीथेसिस, फेलियर लीड्स टू सक्सेस, ये बिल्कुल एंटीथेसिस का एग्जाम्पल नहीं होगा। एंटीथेसिस का ये एपिग्राम का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। पॉलिटिकल यूनियन इज एन एसेंशियल कॉन्कॉमिटेंट टू सक्सेसफुल इकोनॉमिक यूनियन। सो इस सेंटेंस में कहने की कोशिश की जा रही है कि पॉलिटिकल यूनियन इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक यूनियन। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कॉन्कॉमिटेंट का अर्थ क्या होगा। डैम्पन, नैरोवर, अनरिलेटेड, एसोसिएटेड, तो एसोसिएटेड आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट की लिटरल मीनिंग क्या होती है ये देख लेते हैं। ये है कंकॉमिटेंट, हैपनिंग एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, स्पेशली बिकॉज वन थिंग इज रिलेटेड और कॉजेज द अदर। एक ही समय में दो चीज़ें होती हैं, चूँकि एक चीज़ दूसरी चीज़ का कारण बनती है, इस वजह से तो एक साथ दो चीज़ों का होना। ओके, हैपनिंग एट द सेम टाइम। एन इंक्रीज इन स्टूडेंट नंबर्स एंड द कॉन्कॉमिटेंट इंक्रीज इन क्लास साइज। भाई स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ेगा तो क्लास साइज बढ़ेगी, ये दोनों कॉन्कॉमिटेंट है ना, तो बिल्कुल। पोल्यूशन इज़ एन इनएविटेबल कॉन्कॉमिटेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पोल्यूशन
इज एन इनएविटेबल कॉन्कॉमिटेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा, ये कॉन्कॉमिटेंट है। तो आई होप इट इज लाउड एंड क्लियर नाउ। इंसॉल्वेंट का एंटोनिम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इंसॉल्वेंट इज समबडी हु इज बैंकरप्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 रिस्पॉन्ड हम्बल। इंसॉलेंट है, सॉरी, इट इज़ नॉट अबाउट इंसॉल्वेंट, इट इज़ इंसॉलेंट। इंसॉलेंट इज समबडी हु डज नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड हु डजंट केयर अबाउट who is not in the habit of respecting others, okay, especially elders। तो जो insolent होता है वो respect नहीं करेगा और थोड़ा सा stubborn टाइप का होगा insolent, और इसका एंटोनिम हो जाएगा humble। insolvent वो अलग चीज़ हो गई, okay, that comes in the case of bankruptcy। Insolent, extremely rude and showing a lack of respect। An insolent child, an insolent smile भी होती है। If you are smiling in a rude way, it will you can say कि उनकी स्माइल बहुत insolent थी। Okay, her tone grew insolent। टोन भी आपकी insolent हो सकती है। Okay, अगर आप you're talking in the way that shows that you are disrespecting somebody, तो आप insolent tone कहा जा सकता है। सिनोनिम क्या होगा? रूड हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए सर्विलांस की स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए चारों विकल्पों को। दीज आर द क्वेश्चंस विच आर वेरी क्रूशियल फॉर योर सक्सेस। यहाँ पर आपकी सफलता निहित है, ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन आपने गलत कर दिए और आप कितने भी बड़े स्कॉलर हैं, डजेंट मैटर। वैसे स्कॉलरी चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है। विद्वान लोग विद्वता में रह जाते हैं और स्मार्ट बंदा एग्ज़ाम निकाल के ले जाता है। तो इसीलिए सही अप्रोच, सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। और आज के कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में इसीलिए कहते हैं आपको ना कुछ सही तो एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज़रूरी होती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पढ़ाई का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ओके, और आज के ये टोटल हर चीज़ चूँकि मार्केट बन चुकी है तो बहुत कन्फ्यूजन है आज की डेट में। क्वेश्चन नंबर 14 सर्विलांस के बारे में मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ सी, सर्विलांस में सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ये है सर्वेलेंस। क्लोज ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ का क्लोज ऑब्जर्वेशन जब किया जाता है दैट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ सर्विलांस, स्पेशली ऑफ सस्पेक्टेड स्पाई या क्रिमिनल। कोई क्रिमिनल है उसका जो क्लोज ऑब्जर्वेशन किया जाता है, बोला नहीं जाता कि उनके फ़ोन को सर्विलांस पे लगा दिया गया है। इसका मतलब उनके फ़ोन पे जो भी बात कर रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। फाउंड हिमसेल्फ पुट अंडर सर्विलांस बाय ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस, ऐसे यूज होता है ये। Which of Shakespeare's plays are entirely written in verse? That is again a cliche type but most important question. Question number 15, Twelfth Night, Antimone of Athens, Henry VI and Henry VIII, Richard II and King John, Hamlet and Othello. Respond immediately. Question number 15 की अगर बात करें तो यहाँ Richard II and King John, they are purely written in verse. Be aware of it. Change into indirect speech, he said, rogue, you have deceived me। तो इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शंस आर गिवन बिलो, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो चारों विकल्पों को आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ही कॉल्ड हिम अ रोग एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ हैविंग डिसीव्ड हिम। चेंज द वॉइस, ही जेंटली टैप्ड ऑन माई शोल्डर। आपको वॉइस चेंज करनी है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल द 4 ऑप्शंस आर गिवन, ऑल द 4 ऑप्शंस आर विजिबल ऑन योर स्क्रीन। आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले दोस्तों सबके सब सही। आई वॉज जेंटली टैप्ड ऑन माई शोल्डर बाई हिम। अ ग्रुप ऑफ हैवी गन, इंपॉर्टेंट वन। हैवी गन के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ब्रेस, बैटरी, बेल, बैच। तो यहाँ पर बैटरी बोलेंगे, डोंट बी सरप्राइज्ड। कई बार चीज़ें इंग्लिश में हमें देखने को मिलती हैं। बैटरी ऑफ गन्स ऐसे यूज होता है।
क्वेश्चन नंबर 19, डिल्यूजन ऑफ हैविंग अंडर एविल स्पिरिट्स। आपको ये भ्रम हो जाए, गलत फहमी हो जाए, या डिल्यूजन का मतलब खुश फहमी हो जाए। क्या खुश फहमी हो नहीं, यहाँ तो खुश फहमी लागू नहीं होगा, ये गलत फहमी हो जाए, या आप इस इम्प्रेशन में हो जाएं कि हमें कि मतलब इविल स्पिरिट का मेरे ऊपर साया है, ऐसे अगर आपको ये गलत फहमी हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इस गलत फहमी को क्या बोलेंगे? डीमोनोमेनिया। सी इज़ द राइट आंसर। वन हु इज़ इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम, अ क्रिकेट पिच या म्यूजियम के इंचार्ज को क्या बोलेंगे? कंपेयर, क्यूरेटर, अशरर, स्कल्प्टर। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। तो यहाँ क्यूरेटर इज़ द राइट आंसर, सो क्यूरेटर बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आज के 20 क्वेश्चंस थे। आई होप ये आपको बिल्कुल ये बताएंगे कि आपकी तैयारी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। मैं डेली इस समय आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। ये आपको द होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिमाइंड यू कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी का अप्रोच क्या होना चाहिए। टॉपिक टू बुक अप्रोच अपनाइए और स्टिक रहिए अपनी स्ट्रैटेजी पर, और बिल्कुल विद्वान बनने की कोशिश नहीं करनी है। अडॉप्ट एन स्मार्ट अप्रोच सो दैट यू कैन गेट योर सक्सेस, और नहीं तो पूरी मेहनत भी खराब जाती। आज की डेट में आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट अप्रोच बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।